मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विथ शम्स पर। पार्ट 2 की इस वीडियो में आज आप कहानी रोज के अगले भाग को मतलब अगले अंश को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में आपने इस कहानी के कुछ अंश को व्याख्या के साथ पढ़ा था। पार्ट 2 में आप इससे आगे पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगी और आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा। यदि आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए पहले, फिर आप इसको देखेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। पिछली वीडियो में आपने कहाँ तक पढ़ा था शायद आपको याद होगा। मैं एक बार फिर अंडरलाइन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक व्याख्या के साथ बता दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं शॉर्ट में इसे रिवाइज करता हूँ। अब ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो कि पार्ट 1 में बता दिया गया है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप अंडरलाइन, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था पिछली वीडियो में। फिर भी समझने के लिए मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन शॉर्ट में मैं इस जगह से पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। ऐसा कौन कह रहे हैं? मालती के भाई। मालती के भाई। वैसे तो इनके अपने भाई नहीं थे, दूर का रिश्ता था भाई बहन का, लेकिन ऐसा माना जाता था, ऐसा मानते थे कि अपना ही है, सख्य का मतलब जिसमें सखा का भाव हो, अपनेपन का भाव हो, दूर का लगे ही नहीं, उसी को सख्य बोला गया है इसमें। ठीक है। वैसे तो सख्य का मतलब दोस्ती भी होता है, मित्रता भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा इसका क्या निकलेगा? सखा, अपना। ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो मालती हैं और वो जो लड़का है उनमें भाई बहन का रिश्ता है, जो कि अभी मालती के घर पर आए हुए हैं। भाई बहन का रिश्ता है लेकिन दूर के भाई बहन है, लेकिन उनमें जो है कभी भी दूरी का एहसास नहीं हुआ, हमेशा सख्य का भाव रहा है, मतलब अपनेपन का भाव रहा है। ठीक है। पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे, जो कि मालती के घर पर आए हुए थे मालती के भाई। अब अपने भाई तो नहीं है ये, कैसे भाई हैं मैंने बता दिया अभी आपको। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। महेश्वर कौन? मालती के पति, ये एक डॉक्टर भी थे। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए। महेश्वर ने कहा कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है, पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से नहीं बताया था, यहाँ से आप समझ लीजिए। ये जो महेश्वर हैं ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं और पहाड़ी इलाके में लोगों के पैर में जो कांटा चुभता है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि आगे चलकर बड़ा घाव बन जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है, जिससे उनका पैर भी काटना पड़ता है। उसी बीमारी को गैंग्रीन बोला गया है। ठीक। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती की वार्ड बंद करके आई और मेरे पास बैठने लगी। मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था पिछली वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन। तो मालती बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई, ऐसा कहकर चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाता रहा। ओके, आगे देखिए। लिखा हुआ है कि मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। टीटी कौन? मालती का बेटा, पुत्र, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया।
दूर, शायद अस्पताल में ही 3 खड़के मतलब 3 बजे। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी है, वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य पूरा हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? मालती ने कहा, सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं यूं ही रोब तो न दिखाओ, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। ऐसा किसने कहा? वही उनके भाई, मालती के भाई। मैं हर जगह भाई का प्रयोग करूँगा, आप समझ सकते हो कि वो भाई कैसा है। ठीक है। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? तो मालती ने कहा, सब कुछ। सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। तो लड़का कहता है, हाँ बहुत था। बाजी तो सारे मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। लड़का ने ऐसा हंसकर कहा था। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं। तो मालती ने कहा कि कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। तो वही लड़का ने कहा कि बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो मालती ने कहा, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मतलब इतना कहकर तुरंत आंगन गई और फिर लौट आई। उसके बाद मैंने पूछा, कहाँ गई थी? मतलब उसी लड़का ने पूछा है मालती से कि कहाँ गई थी? तो मालती कहती है, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? लड़का ने ऐसा कहा। क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। मालती ने कहा कि रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। ओके। आगे उनके भाई कहते हैं कि चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या, खाक हुई। उसके बाद उसने कहा, मेरे पास उसने कहा मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। समझ में आया इस जगह क्या बोला गया है? चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, ऐसा उनके भाई ने कहा। और कहते हुए मन ही मन सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या, खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा, चुप रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा। तब उधर मालती को याद आया कि आने का कारण उससे पूछे ही नहीं। मतलब उनके जो भाई हैं इनसे पूछा ही नहीं कि आप क्यों आए हैं, कैसे आना हुआ। और बोली, यहाँ आए कैसे? जब उनको याद आया तो पूछी कि यहाँ आए कैसे? तो मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने। तो 1 दिन रहोगे ना? मालती ने कहा। तो
दो एक दिन रहोगे ना। उसके बाद आगे कहते हैं, आगे मालती के भाई कहते हैं कि नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ भी नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, मतलब उदास सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख जाए या दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। मालती ने कहा यहाँ, उसके बाद थोड़ा सा हंस दी। वो हंसी कह रही थी, मतलब जो उनकी हंसी थी वो कह रही थी, कहता तो नहीं है लेकिन भाव मालूम चलता है ना किसी के हंसने से। अगर आपके सामने कोई खड़ा है और हंस रहा है तो ज़रूर आपको अटैक करेगा कि वो किसके बारे में हंस रहा है। ऐसा आपके दिमाग में ज़रूर चलेगा कि मेरी किस बात पर उसको हंसी आ गई। तो उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वो हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा अच्छा, मैं वापस आकर ज़रूर कुछ पुस्तक भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। बातचीत फिर रुक गई इस जगह से। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में। तो उनके भाई ने कहा, पैदल। मालती ने कहा, इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। लड़का ने कहा कि आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। कौन कह रहा है ऐसा? उनके भाई। ठीक है, ऐसे ही आए हो, ऐसा किसने कहा है? मालती ने। तो इसके जवाब में उनके भाई क्या करें कि नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो। उसके बाद अच्छा किया, यहाँ तो बस, ऐसा मालती कहती है कि अच्छा किया, यहाँ तो बस। उसके बाद चुप हो गई। ये कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके हो गए, लेट जाओ। ध्यान से समझिएगा, इस जगह समझ में आएगा। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं थका, ऐसा किसने कहा? लड़का ने, मतलब मालती के भाई ने। तो मालती ने क्या कहा? रहने भी दो। तो उसके बाद लड़का कहता है कि थके नहीं? भला थके नहीं है? भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढील पड़ने लगे। मैं औंधने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मतलब जो आवाज़ आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा। फिर आगे कहते हैं, मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। 3 बजे क्या कहा था, याद है आपको? ऊपर आपने पढ़ा है। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, मतलब मशीनों की तरह, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है,
4 बज गए मानो 4 बज गए मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत यानी कि गाड़ियों की तरह, यंत्र की तरह, मशीनों की तरह विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। ये कौन कह रहे हैं? मालती के भाई। मालती के भाई क्या करें? मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। कुछ अलग टाइप का है ये, अलग अलग टाइप के हैं। पहले के लोग जो होते थे वो कुछ अलग के टाइप के होते थे और कहानी का तरीका भी बनाने का कुछ अलग था। तब 6 कभी के बज चुके थे, मतलब कब के बज चुके थे, जब किसी का आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पूछते पूछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक का करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। ऐसा कौन कह रहे हैं? महेश्वर कह रहे हैं। महेश्वर कह रहे हैं कि एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? केस अच्छे मिल जाते हैं मतलब कई सारे पेशेंट मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। उसके बाद महेश्वर बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काटाते हो, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास? महेश्वर हंसे और बोले, 9 काटे तो क्या, उसकी जान गंवाए? हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। मालती ने कहा, हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। उसके बाद महेश्वर कहते हैं, महेश्वर ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दिए। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। उसके बाद तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, मतलब पानी आ गया था नल में। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। उनका जो पुत्र था यानी कि टीटी, वो अपने पिता के पैर को पकड़ करके खड़ा था और एकाएक अचानक खिसकता हुआ किधर चले गए? अपनी माँ की ओर, यानी कि मालती की ओर। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। मचलने लगा और चिल्ला कर रोने लगा वो बच्चा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन आएगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हो? आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत है। ऐसा कौन कह रहे हैं? महेश्वर कह रहे हैं कि होने को तो मच्छर भी बहुत है, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? बाहर कौन ले जाए? उसके बाद आगे कहते हैं, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अब तो बाहर ही सोएंगे।
फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। उसके बाद टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। कुछ विशेष बातचीत का जब मौका नहीं मिला, कुछ बातचीत था ही नहीं, तो टीटी से यानी कि बच्चे से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी लेना था, वह भी धो लेना। थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? मालती ने कहा, कहाँ है? तो महेश्वर ने कहा, अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। उसके बाद आगे फिर कुछ होता है, ध्यान से सुनिएगा इस जगह। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलते चलते संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी, वही कागज़ के टुकड़ा को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। उसके बाद मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। खिन्न मतलब उदास सा। बस यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।